गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप सब? ऑल गुड। चलो बच्चों, आज हम अपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के क्लास नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ जी पहले क्लास नंबर 1 रिवाइज कर लेते हैं। क्लास नंबर 1 में हमने क्या क्या किया था। तो बच्चों क्लास नंबर 1 में मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मेजर पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। याद होगा आपको बच्चों, मेजर पार्ट में हमने वहां पर पढ़ा था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम क्या होता है, शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है। याद आ रहा है? और प्रोसेस ऑफ द लॉन्ड्रिंग हमने किया था कि अगर प्रोसेस लॉन्ड्रिंग करते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, उसके साथ बच्चों हमने पेनल्टी भी वहां पे रिवाइज कर ली थी। ठीक है, एंड साथ में बच्चों हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट्स द एडजुडिकेशंस, अटैचमेंट, कॉन्फिस्केशंस। क्लियर? तो बच्चों वो पूरा प्रोसेस जो था वो लास्ट तक कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर लेता है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, तो वो सारा बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, विद डायग्राम ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो बच्चों आज उससे आगे टॉपिक हम करने वाले हैं। और इसमें बच्चों आज क्या टॉपिक आपका आने वाला है कि जो बैंकिंग कंपनी है, मतलब जहां जहां फ्रॉड होने के चांसेस है ना, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांसेस होते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, या फिर इंटरमीडिएट्स हो गए जो सिक्योरिटी मार्केट में होते हैं, तो वहां पर बच्चों फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहीं पर ज्यादा पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो आज उनको ऑब्लिगेशंस दी जाएगी कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, आपको क्या क्या डाटा मेंटेन करना है, एंड साथ में कहा जाएगा कि चलो जी ये डाटा डायरेक्टर को भेजो। क्लियर? डायरेक्टर चेक करेगा कि ये अच्छा यहाँ पे ये चीज है, कमी है, वट एवर जो भी है। अगर गलत डाटा दिया तो पेनल्टी लगाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे इसके अलावा बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका आएगा, बट हाँ वो कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो, दैट इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील करना। ठीक है जी, तो आज बच्चों मैं आपको अपील करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे अपील की जाती है, किसके पास की जाएगी। एंड एक टॉपिक और बच्चों हम पढ़ेंगे, हम स्पेशल कॉर्ट। ठीक है जी, यहाँ पे इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपके रह जाएंगे, पेनल्टी रह जाएगी, कॉन्ट्रेंस बाय द कंपनी रह जाएगा, मतलब फिर तो छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे। ठीक है यहाँ पे, तो चलो आप बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द, तो देखो यहाँ पे तो हमारा टॉपिक हो गया था ना, है ना। अब आगे कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द इंटरमीडिएरीज। तो तीन वर्ड बच्चों यहाँ पे लिए गए, क्या क्या वर्ड लिए गए हैं? दैट इज द बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द इंटरमीडिएट्स। बच्चों यहाँ पे इसको नाम दिया गया है एज पर लॉ। पहले तो बच्चों इनको सिंपल यही बोलते थे, लेकिन अब इनको बच्चों एक नाम दे दिया गया, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सॉरी रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है जी, यहाँ पर तो बच्चों इनको क्या कहा जाता है? दैट्स कॉल्ड द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब बच्चों जो रिपोर्टिंग एंटिटी जो है ना, इसमें इनको ये तो कह दिया गया है कि आपको ट्रांजेक्शन्स का डाटा मेंटेन करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों एक नई अमेंडमेंट भी इसके अंदर आई थी, एक नया सेक्शन इसके अंदर ऐड किया गया था। सेक्शन देख रहे हो यहाँ पर, कौन सा सेक्शन है बच्चों? यहाँ पर सेक्शन 11A। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर 11A में यहाँ पे उन्होंने कहा जी, जब क्लाइंट आप बना रहे हो तो क्लाइंट के रिगार्डिंग तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बच्चों देखने को सेक्शन बहुत बड़ा लिखा गया, लेकिन इस पॉइंट में जो मेन रिलेवेंस है वो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 की, जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है यहाँ पे, तो चलो आप बच्चों यहाँ पे इसको भी हम डायग्राम करेंगे, जो यहाँ पर आपको लिखा गया है किस तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बच्चों ये जो मैं कॉपी में आपको लिखवाता हूँ ना, ये कॉपी आपकी काम आएगी, ये चीज याद रखना। ठीक है जी यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पर हम सेक्शन नंबर कर रहे हैं जी, सेक्शन नंबर 11A। 11A, और सिंपल याद रखना यहाँ पर जिसको आप क्लाइंट बना रहे हो ना, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बात की जा रही है कि भाई आप ये प्रूव कर लो कि भाई अच्छा उसने जो डॉक्यूमेंट आपको दिए वो सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, ये आप वहां पे पता करोगे। तो दैट्स व्हाट बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पे क्या लिखा गया कि यहाँ पे इसका हेडिंग जो दिया गया, दिस इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय, और वर्ड क्या लिया गया बच्चों यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना, बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है जी यहाँ पे, अब बच्चों याद है मैंने आपको डेफिनेशन जब करवा रहा था, तो मैंने कहा था जी कुछ डेफिनेशन जब आगे आएंगी तब आपको बताऊंगा, याद आ रहा होगा आपको, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, मैंने कहा ना इसको भी बच्चों प्रॉपर से डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों ये डेफिनेशन में यहाँ पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग एंटिटी में क्या आता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया
इसमें बैंकिंग कंपनी आती है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इसमें इंटरमीडिएट आता है, और भी देखेंगे बच्चों और कौन कौन यहाँ पर आता है। तो बच्चों इसको एज पर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रिपोर्टिंग एंटिटी में क्या क्या रखा गया, तो उसका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बच्चों रिपोर्टिंग एंटिटी में सबसे पहले यहाँ पर आता है दैट वाज द बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनीज में आ गई बच्चों यहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ गया है, इंटरमीडिएट इसमें आ गया है। तो ये तीन तो मैंने लिखवाई दिया आपको। और बच्चों वैसे देखा जाए तो तीन इसमें आते हैं, लेकिन फोर्थ पॉइंट जो इसको कवर बस इस तरीके से कर दिया गया कि कोई और पर्सन जो इस तरह का कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड कोई और पर्सन, पर्सन कैरिंग ऑन ए डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। अभी बच्चों ये मान के चलो कि अभी ये सिर्फ तीन ही है, ठीक है यहाँ पे। तो ये बाद में जो दिया गया है ये भी इसको कवर नहीं किया गया है, मतलब अल्टीमेटली लिख जरूर दिया गया है बट ऑब्वियस अभी इसको कवर नहीं किया गया। तो दैट्स मीन कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएट, इन तीन को सबसे ज्यादा यहाँ पे कवर किया गया है और उसी की यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें तीन चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, दैट्स द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी हम किसको कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इनको कहा गया कि आपको ना क्या करना है, किसी को भी अगर क्लाइंट बनाओगे ना, तो क्लाइंट ने जो आपको डाटा दिया है पहले तो उसको वेरीफाई करना है कि उसने डाटा सही से दिया है नहीं दिया है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो डाटा मेंटेन किया जाता है ना, यहाँ पर सेम थिंग उसको किसके साथ जोड़ा गया, उसको आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया कि आपको आधार कार्ड के साथ उसको मैचिंग करनी है, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स व्हाट यहाँ पे, तो उसको हम आधार कार्ड के साथ मैचिंग करके देखेंगे कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बच्चों कैसे इसको डिवाइड किया गया, तो देखो यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी बैंक है तो क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी कोई और है तो क्या होगा, उस तरीके से उसको कवर किया गया कि आप यहाँ पर किस किस तरीके से आइडेंटिटी कर सकते हो, किस किस तरीके से उसको चेक कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ले रहा हूं कि अगर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, इफ रिपोर्टिंग एंटिटी इज द बैंकिंग कंपनी, तो ये जो पॉइंट नंबर 1 जो लिखा गया उसको सिर्फ किसका जोड़ा गया कि अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो क्या होगा, या फिर जो सेकंड वन दिया गया यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग एंटिटी इज नॉन बैंकिंग कंपनी, मतलब ऑब्वियसली कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि अदर देन बैंकिंग कंपनी, मतलब जैसे इसमें फाइनेंशियल हो गया या इंटरमीडिएट हो गया है, तो उसकी बात की जा रही है कि आप किस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ना सबसे पहले अगर मैं बैंकिंग कंपनी की बात करता हूँ ना, तो इनको तो ऑनलाइन अलाउड कर दिया गया है कि भाई आप ना आधार कार्ड जो अगर देता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है यहाँ पे। तो उसको बच्चों यहाँ पे चेक किया जा सकता है। तो इसमें बच्चों याद रखना, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी बैंकिंग कंपनी अगर होती है तो यहाँ पर वो ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, आधार कार्ड से, मतलब अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे याद रखना उसको ऑनलाइन वो रख सकते हैं बाय ऑथेंटिकेशन। और बच्चों इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट यहाँ पे लिखा गया है, आधार, आधार पूरा नाम बताता हूं बच्चों, 1/, एक ही बार लिखूंगा मैं, ये आगे बार बार वर्ड आएगा तो इसको शॉर्ट में लिख लेंगे हम। टारगेटेड डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी। अभी सुना नहीं होगा बच्चों आपने, सिर्फ ये सुना होगा सर आधार कार्ड होता है, ठीक है, अदर सब्सिडीज, अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। देख लो बच्चों कितना बड़ा नाम यहाँ पे लिखा गया, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड द अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड द सर्विसेज एक्ट 2016। कि मतलब अल्टीमेटली जो आधार के रिगार्डिंग यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां पे आप ऑथेंटिकेट करके ऑनलाइन ऑथेंटिकेट वहां पे हो जाएगा और वेरीफाई कर सकते हो कि क्लाइंट सही है, जेन्युइन है या नहीं है।
ठीक है यहाँ पे, तो वहां पर उसको चेक किया जा सकता है, दैट्स योर पॉइंट। डन बच्चों यहाँ पर, तो ये था जी हमारा पॉइंट नंबर 1 कि अगर रिपोर्टिंग एंटिटी अगर बैंकिंग कंपनी है तो वहां पर आप इस एक्ट के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हो जहाँ पे, इसको मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ, दैट इज TDF SBS, शॉर्ट में याद रखेंगे जहाँ पे TDF, दैट इज द टारगेट डिलीवरी फाइनेंशियल सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज। तो इसे आप याद रखना बच्चों यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे कवर किया TDF SBS, मैं आगे इसी वर्ड को आगे यूज करूंगा जहां भी एक्ट का नाम यूज होगा। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों सिंपल थिंग है कि वो ऑनलाइन ऑथेंटिकेट यहाँ पर कर सकते हैं। और जो बच्चों अगर वो अदर देन बैंकिंग कंपनी है तो इनको ऑनलाइन ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, इनको अलाउड नहीं किया गया। इनको ये कहा गया कि भाई आपको अगर करना है ना तो आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हो। बच्चों ऑफलाइन वेरिफिकेशन का भी एक तरीका यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप यहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, सेम एक्ट में अंडर आधार, शॉर्ट में लिख देते हो पे TDF SBS एक्ट 2016 में, 2016 में। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स अ पॉइंट कि अगर रिपोर्टिंग एंटिटी बैंकिंग कंपनी है तो कैसे करेंगे, और अगर रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में कैसे वहां पर उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे कि भाई अगर आप चाहो तो वहां पर उसका पासपोर्ट भी चेक कर सकते हो। मतलब अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके पास भी आधार कार्ड नहीं है तो उसके पासपोर्ट से भी उसको चेक कर सकते हो, पासपोर्ट से, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, तो किसी और डॉक्यूमेंट को बच्चों चेक यहाँ पे किया जा सकता है। यूज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बच्चों ये चेक वहां पर हो सकता है, दैट्स योर पॉइंट। तो बच्चों ये सभी जो यहाँ पे चीजें बताई गई है कि क्या क्या चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, वेरिफिकेशन क्या क्या चीजें यहाँ पर आपके आ सकती है। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट। तो चाहो बच्चों पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है आपका, ध्यान से पढ़ना बच्चों यहाँ पे। तो देखो जब लिखा गया कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सेल वेरीफाई करेगी, वो किस चीज को बच्चों वेरीफाई करेगी, द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड द बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर बच्चों जैसे वर्ड आता है ना इंटरमीडिएट्स के केस में ज्यादातर वर्ड आता है, जैसे डिपोजिटरी केस में होता है ना, तो आपने बेनिफिशियल ओनर वर्ड सुना होगा कि जो क्लाइंट का डाटा हम रखते हैं उसको बेनिफिशियल ओनर कहते हैं ना। तो यहाँ पर बच्चों देखो सबसे पहले उन्होंने कहा कि उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा, अंडर द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड द अदर सब्सिडीज बेनिफिट इन द सर्विसेज एक्ट 2016 में। लेकिन ये साथ में लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे कब, इफ रिपोर्टिंग एंटिटी इज द बैंकिंग कंपनी, अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो। ठीक है बच्चों यहाँ पे सेकंड में आपको वर्ड लिखना पड़ेगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन। पहले वाले में ऑथेंटिकेट कर सकते थे, मतलब अल्टीमेटली ऑनलाइन चेक कर सकते थे, लेकिन सेकंड में बच्चों ऑफलाइन, बाकियों को अलाउड नहीं किया है गवर्नमेंट ने अभी। आधार के रिगार्डिंग बाकियों को ये नहीं कहा कि आप सब किसी और डाटा चेक कर सकते हो। तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन वही सेम एक्ट में बच्चों यहाँ पे रहेगा आपका, लेकिन ये कब रहेगा, तो मैंने आपको क्या कहा, अदर्स के लिए बच्चों यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एंड सी पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया कि भाई आप यहाँ पे चाहो तो वेरिफिकेशन के लिए उसका पासपोर्ट भी जो इशू किया गया था वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, यूज ऑफ पासपोर्ट इश्यूड, या फिर एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट और द मोड्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन जो नोटिफाइड कर देगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों सेक्शन नंबर 11A में ना यही पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर यही मेन जो आपको ABCD पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, इसी की मेन रिलेवेंस रहेगी। आगे जो दिया गया बस वो एक मतलब जनरल पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, रीड तो हम करेंगे एक बार, लेकिन वो एक जनरल पॉइंट वहाँ पे डिफाइन करता है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो और बच्चों इसमें पढ़ते इसमें क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है ना बच्चों यहाँ पे, किस केस में याद है, ऑफलाइन वाले में। ऑफलाइन किसके लिए याद है, रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंकिंग कंपनी, कि जहां पर वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन करते थे अंडर आधार TDF SDS है ना, तो दैट्स कॉल। तो हम देखो उन्होंने क्या कहा, कंप्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में कंप्लाइज विद द सच स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटीज। ठीक है, जो भी था, अगर नेसेसरी है तो उनको परमिट कर सकता है एंटिटी को टू परफॉर्म द ऑथेंटिकेशन अंडर द क्लॉज ए, मतलब CG की मर्जी है कि जो अदर देन बैंकिंग कंपनी है ना उसको भी परमिट कर सकता है इन फ्यूचर कि भाई आप चाहो तो ऑथेंटिकेट में भी आ सकते हो, आप ऑफलाइन तो कर ही रहे हो लेकिन आप चाहो तो ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो वहां पे, तो उनको वहां पे अलाउड किया जा सकता है, दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अलाउड किया जा सकता है, लेकिन देखो आगे क्या लिखा गया, नोट फॉर नो नोटिफिकेशन अंडर द फर्स्ट प्रोविजन शेल बी इशूड। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी बच्चों अगर फर्स्ट क्लोज के रिगार्डिंग,
जैसे उनको ऑनलाइन अलाउड कर दिया गया है ना कि भाई आप कर सकते हो, अगर इस प्रोविजन के रिगार्डिंग जैसे लिखा गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, ठीक है, मतलब नोटिफाई किस चीज के बच्चों कह रहे हैं कि जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन था उसको ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन में वो कन्वर्ट कर सकता है, ये पढ़ा ना आपने। तो उन्होंने कहा जी अब इसके रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कहा गया, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं ना तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक कि बच्चों जो आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी है उसकी परमिशन ना ली जाए, तो मतलब विदाउट द कंसल्टेशन विद द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, जो इंडिया में बनाई गई है। तो अल्टीमेटली बच्चों कह सकते हैं सीजी में नोटिफाई, सीजी में नोटिफाई आफ्टर कंसल्टेशन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटीज, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा गया जी, क्लोज ए के रिगार्डिंग बताया गया कि भाई यहाँ पर ना जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है जो क्लोज ए में ऑथेंटिकेट कर रही थी क्लाइंट को रिगार्डिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसको ए में ही करना पड़ेगा, मतलब वो चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकती है, चाहे वो तो पासपोर्ट भी चेक कर सकती है, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड किया हुआ है उसको भी चेक कर सकती है। किसकी बात कर रहे हैं? बैंकिंग कंपनी की। तो जो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि बैंकिंग कंपनी के लिए ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, डी पॉइंट भी है। ये बस ये बता रहे हैं पे कि अगर रिपोर्टिंग आइडेंटिटी जहां पे परफॉर्म करती है ऑथेंटिकेशन अंडर द क्लोज ए टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, तो इट शैल मेक द अदर मोड ऑथेंटिकेशन अंडर द क्लोज बी, सी और डी ऑफ सेक्शन आल्सो अवेलेबल टू सच क्लाइंट और द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। अगर मान लो उसके पास आधार कार्ड है ही नहीं तो पासपोर्ट भी वहां पे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिया गया कि भाई यहाँ पर यूज ऑफ द मॉडिफिकेशन, कि भाई वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो ये किसकी मर्जी चलेगी? वॉलेंट्री चॉइस ऑफ द एवरी क्लाइंट और द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, उसको अलाउड किया जाएगा कि भाई अगर वो करता है तो नो क्लाइंट, देखो बच्चे क्या लिखा गया, नो क्लाइंट बेनिफिशियल शैल बी डिनाइड सर्विस फॉर नॉट हैविंग द आधार नंबर। बैंक वाले ये नहीं कहेंगे अच्छा आपके पास आधार कार्ड नहीं है, चलो जी आपको कैंसिल किया जाता है, ऐसा आपको नहीं कहा जाएगा। तो मतलब बच्चों सिंपल थिंग कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, बैंक सिर्फ कह देगा जी हमें या तो पासपोर्ट दे दो या आधार दे दो, या फिर मान लो सीजन नोटिफाइड करके पैन नंबर नोटिफाइड किया हुआ है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नोटिफाइड किया हुआ है, कोई भी दे दो। तो मतलब दैट्स मीन कि यहाँ पे किसकी मर्जी चलेगी? क्लाइंट की मर्जी चलेगी कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या देना चाहता है। अगर उसके पास आधार नहीं है तो बैंकिंग कंपनी मना नहीं करेगी कि क्यों हम आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, वो इस चीज के लिए मना नहीं करेंगे। दैट्स योर पॉइंट। तो जो सिंपल थिंग है यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन सा देना है, चॉइस बाय क्लाइंट। क्लाइंट यहाँ पे चूज करके बताएगा कि उसको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना है। ठीक है, तो बैंक तो सिर्फ लिस्ट बता देगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर किसी के पास अगर आधार नंबर नहीं है तो वहां पे बैंक उसको ये कह के मना नहीं कर देगा कि भाई हम आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं देने वाले, मतलब हम आपको यहाँ पे अपनी सर्विस नहीं देंगे, तो इस चीज के लिए बैंक वहां पे मना नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसका दूसरे डॉक्यूमेंट है तो। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे बच्चों ऑथेंटिकेट था या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करे थे, और याद है ना ऑथेंटिकेट क्लोज ए में आ रहा था और ऑफलाइन आ रहा था वो क्लोज बी में आ रहा था। ठीक है, तो देखो क्या लिखा गया, इज यूज्ड, लेकिन जो उनका बच्चों बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है और अगर नोर हिज आधार नंबर सेल बी स्टोर्ड, बस एक बार ऑथेंटिकेट कर दिया खत्म बच्चों। यहाँ पे उसका जो आप वहां पे बायोमेट्रिक यूज कर रहे हो या फिर आधार नंबर है, आप देखते हो बच्चों जब भी आप बैंक में अपने देखते हो ना, तो बैंक के पास ना जो पूरा आधार नंबर नहीं होता, वो इस तरीके से होता है, डैश 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 डैश, और लास्ट के कुछ डिजिट होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो बैंक इस तरीके से आपका आधार नंबर रखता है, मतलब बैंक के अंदर बच्चों साफ साफ कह दिया गया कि वो बैंक में स्टोर नहीं रखा जाएगा, मतलब वो तो जैसे जहां पे बस वो स्टोर कहां पे, तो मेन तरीके से यूनिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही होता है। बैंक से ऑथेंटिकेट करेगा और उसके बाद उसको अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा, क्योंकि आगे बच्चों हो सकता है ना उसका मिसयूज हो जाए। तो यहाँ पे बैंक को साफ साफ कह दिया भी आपके पास इसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, आपको अगर चेक करना है तो बार बार चेक कर सकते हो, अलग है, लेकिन आप अगर ये चाहते हो कि भाई इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी आपके पास रहे तो वो आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन
कि भाई अगर वो बाद में चेंज कराता है या उसका आधार नंबर वो आप स्टोर करके नहीं रख सकते, दैट्स योर पॉइंट। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है यहाँ पे। अब इसके अलावा जो यहाँ पे कह दिया गया, मान लो जी एक पर्सन ने यहाँ पे लिख दिया कि आधार नंबर दे दिया, तो क्या उसको अब अलाउड कर दे कि अब उसको क्लाइंट बनना ही बनना है, या बैंक में अकाउंट का ओपन होगा ही होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है जी नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने तो सिर्फ ये कहा ये मिनिमम है। बैंक अगर इसके अलावा कोई अपना एडिशनल स्टैंडर्ड रखना चाहता है ना तो उसकी मर्जी है। बैंक कहता है जी हम तो घर भी जाएंगे, वेरीफाई करेंगे कि आप सही हो नहीं हो। ठीक है, तो मतलब वो उसके एडिशनल सेफगार्ड्स हो गए, वो करना चाहे तो कर सकते हैं। बैंक कहते हैं, सीजी कहता है हमने उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि भाई मैंडेटरी है, या तो आधार दो या पासपोर्ट दो या कोई और डॉक्यूमेंट तो देना है बस, बाकी एडिशनल सेफगार्ड रखना है वो बैंकिंग कंपनी की मर्जी है, वो रखना चाहे तो वहां पर रख सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो 700 यहाँ पे कह दिया गया है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिवेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम नोटिफाइंग द एडिशनल सेफगार्ड्स on any reporting entity in the respect of the verification of the entity of the client or the beneficial owner। ठीक है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में और कोई अगर रखना चाहे ना रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए कोई एडिशनल सेफगार्ड और लाना चाहती है वो भी ला सकती है, और बैंक भी अगर अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल सेफगार्ड रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है यहाँ पे, तो दिस इज योर पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताया गया कि इसमें किस तरीके से कैसे वेरिफिकेशन की जाती है, कि जिस टाइम पे क्लाइंट आ चुका है तो कैसे वहां पे वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, आइए बच्चों, इसमें तो मैंने कहा था ना ये बच्चों सब मिसलेनियस का काम कर रहे थे, मेन जो आपका काम था वो कि किस तरीके से आइडेंटिटी उसकी ली जाएगी, तो वो आपके मेन पॉइंट बच्चों ए बी सी और डी यहाँ पर आपके आने वाले थे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए बी सी एंड डी जो आपको मेन यहाँ पे करने थे बच्चों, तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है। आइए बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद अब इसके आगे की स्टोरी आपको बता रखी है कि जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या इंटरमीडिएटरीज है, ये आगे ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे, ट्रांजेक्शन करते वक्त क्या कंडीशन फॉलो करनी है, कैसे करना है, मतलब जो ये डिटेल में आपको टॉपिक और बता दिया गया। पहले वाले में सिर्फ क्लाइंट की वेरिफिकेशन की बात हुई थी बस। अब उसके बाद जो क्लाइंट का रिश्ता बन चुका है, वो हमारा क्लाइंट बन चुका है, अब उसके साथ जो ट्रांजेक्शन होंगी उसके रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन दी जा रही है कि आपको ट्रांजेक्शन कैसे करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों करते हैं आगे। तो नेक्स्ट वन आया बच्चों यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 हम करने वाले हैं। आई होप आपने बच्चों ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो आओ जी सेक्शन नंबर 12 करते हैं बच्चों। सेक्शन नंबर 12 में यहाँ पे क्या बताया गया आपका, तो बच्चों सेक्शन नंबर 12 में दैट्स कॉल्ड द ऑब्लिगेशंस। इसका हेडिंग देखो जहाँ पे पहले वाले का हेडिंग था वेरिफिकेशन ना, इसका हेडिंग दिया गया ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडिएरी। हर जगह बच्चों इन तीनों की बात ही वहां पे होगी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल और इंटरमीडिएट, तो इन तीनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इन तीनों को याद होगा हम क्या कहते थे, याद है ना, रिपोर्टिंग एंटिटी, इसको हम बोलते थे यहाँ बच्चों दैट्स कॉल्ड द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब बच्चों यहाँ पर इनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन लगा दिया कि अच्छा ये देखो जी ये क्लाइंट आपका बैंकिंग कंपनी के लिए कहा गया, ये देखो ये क्लाइंट ना आपका ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, अच्छा कहाँ से पैसा आ रहा है पता करो। तो दैट्स मीन, तो बच्चों वहाँ पे इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दी है कि भाई आप ना अपनी तरफ से वेरीफाई करोगे कि इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, ये डेली इतना पैसा डिपॉजिट क्यों करवा रहा है। दैट्स मीन, तो वहाँ पे इस तरह की ट्रांजेक्शन में नजर रखना। तो ये बच्चों इस तरह की कुछ ऑब्लिगेशंस आपको सेक्शन 12 में यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे ना जो ऑब्लिगेशन बेसिक दी गई है ना, वो बेसिकली दो ऑब्लिगेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बैंकिंग कंपनी के लिए दी गई है वो मेन दो ऑब्लिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और बच्चों पहले जो ऑब्लिगेशन यहाँ पर आती है दैट्स कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है साथ साथ बच्चों यहाँ पे कि उनको क्या करना पड़ेगा, डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी के लिए बच्चों पहले ऑब्लिगेशन क्या लगाई गई है कि मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, कि भाई आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, और बच्चों रिकॉर्ड क्या क्या कैसे कैसे मेंटेन करना है, तो आओ जी इसमें बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के। तो वैसे बच्चों जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कहेंगे कि भाई जो भी क्लाइंट ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका डाटा आपको मेंटेन करना है, सिंपल सी थिंग है। और ये तो बच्चों ऑब्वियस है, बैंकिंग कंपनी करती है ना, पूरी एंट्री करके रखती है, तो वो कितने टाइम तक एंट्री करनी है, आपको कितने टाइम तक उसका डाटा मेंटेन करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ना जितने भी ट्रांजेक्शन क्लाइंट कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे।
मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कि आप सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे और उस केस में आप साथ साथ वो इंफॉर्मेशन जो एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इनको फर्निश करते रहोगे। साथ में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं एंड फर्निश इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर वर्ड समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टर वर्ड ले रहा हूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी को डायरेक्टर कहा जाता है एक तरह से। तो फर्निश इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन सच टाइम, within such time as may be prescribed। as may prescribed। तो बच्चों ये डाटा हमें मेंटेन करना है सबसे पहले, कि वहां पे उनका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि भाई आप सही से मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो सेम थिंग बैंकिंग कंपनी हर क्लाइंट का जितने भी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और वो डायरेक्टर को टाइम टू टाइम फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब जो डायरेक्टर को फर्निश कर रहे हैं ना, तो ये कितने टाइम का मेंटेन करके रखना है। तो उन्होंने कहा जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है ना, ट्रांजेक्शन होने के बाद 5 साल तक उनका मिनिमम आपको डाटा मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, तो कितने टाइम तक मेंटेन करेंगे यहाँ पे, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और 5 ईयर्स कहां से लिए जाएगा बच्चों, यहाँ पे जिस दिन ट्रांजेक्शन की गई है। तो आप ये कह सकते हो बच्चों हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कम से कम 5 साल तक तो मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली डायरेक्टर उसे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंटरमीडिएट से लास्ट के 5 ईयर्स का डाटा वहां पे मांग सकता है कि भाई इस ट्रांजेक्शन का मतलब इस क्लाइंट का 5 साल का डाटा आप दिखाओ कम से कम। तो दैट्स को बच्चों वहाँ पे तो 5 ईयर्स का डाटा उनको मेंटेन करना ही करना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। और क्या बच्चों मेंटेन करना है, पॉइंट नंबर 2, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग। या तो बच्चों उसकी वेरिफिकेशन की थी, या तो आपके पास आधार नंबर होगा, ठीक है, या फिर आपके पास उसका पासपोर्ट होगा या कोई और डॉक्यूमेंट होगा। तो वहां पर उन्होंने कहा जी वो भी सारे डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके रखने हैं, वो हम डाटा आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्या क्या डाटा इसमें बच्चों मेंटेन रहेगा आपका, नंबर 1 आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, कि भाई कभी भी आपसे क्लाइंट की डिटेल पूछी जा सकती है, ये बताइए क्लाइंट रहता कहाँ है, क्या करता है। ठीक है जी, यहाँ पे तो उसका आधार नंबर दिखाओ या उसका पासपोर्ट नंबर दिखाओ, तो दिखाना पड़ेगा आपको। ये सेकंड यहाँ पे जो भी उसकी अकाउंट की फाइल्स रेडी की हैं वो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। सेम थिंग बच्चों जैसे ट्रांजेक्शन की होगी ना उसकी अकाउंट की फाइल्स। ठीक है, तीसरा बच्चों यहाँ पे कि उसका बिजनेस किस चीज का है, किस तरह का आपके साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये आपको बताना पड़ेगा, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कई बार होता है ना बच्चों यहाँ पे कि कई बार जो क्लाइंट होता है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कि सर बस मैं इस कंपनी में ना मेरे फ्लैट है, ये जब तक बिक नहीं जाएंगे ना तब तक मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, दैट मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कि सिर्फ जब तक यहाँ पे अकाउंट ओपन है जब तक ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस वहां पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों ये डाटा उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये डाटा भी कब तक, तो सिंपल थिंग है बच्चों जिस बिजनेस के लिए था, जब वो बिजनेस डील कंप्लीट हो जाएगी, देखो जब तक वो बिजनेस चल रहा है तब तक तो पूरा डाटा रखना है। ठीक है, लेकिन जब वो बिजनेस डील पूरी हो जाएगी तो उसके बाद भी कम से कम 5 साल तक डाटा मेंटेन करना है। तो कब तक बच्चों यहाँ पे, तो विद इन 5 ईयर्स, इसको विद इन नहीं करते तो कम से कम 5 साल आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आफ्टर आफ्टर का बच्चों यहाँ पे या तो रिलेशनशिप एंड हो गया। रिलेशनशिप का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उसने एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अकाउंट खोला था, वो उसका पर्पस पूरा हो गया लेकिन अकाउंट अभी भी उसका स्टार्ट है, मतलब अकाउंट उसे बंद नहीं करवाया, तो बस रिलेशनशिप खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया है। ठीक है, या फिर उसने अकाउंट क्लोज करवा दिया है। तो दैट्स मीन यहाँ पे याद रखना कि जो भी यहाँ पे लिया गया कि भाई रिलेशनशिप एंडेड और द अकाउंट क्लोज विच एवरेज लेटर, विच एवरेज लेटर, तो जो भी उसने बाद में काम किया ना उसके बाद से 5 साल तक आपको ये डाटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, यहाँ पे तो रिलेशनशिप एंडेड और द अकाउंट क्लोज, दैट्स योर पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे तो दैट्स को पॉइंट भी इसमें जो जो चीज बताई गई है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट वन में जो कहा गया कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी ना, याद है इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, वेरीफाई की जाती है, सब कुछ किया जाएगा,
तो ये बच्चों हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लीक कर देंगे भी ये देखो एक क्लाइंट का डाटा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल थिंग है बच्चों, ये भी इनकी एक ऑब्लिगेशन है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन जो फर्निश की जा रही है, मेंटेन की जा रही है, ठीक है, या फिर जो वेरीफाई की जा रही है, जो भी डाटा वेरीफाई किया जा रहा है, तो उसने साफ साफ कहते बच्चों यहाँ पे वो क्या रहेगा, सेल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप उसको यूज कर सको, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो पूरा पूरा डाटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। दिस इज योर पॉइंट बच्चों, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो भाई यहाँ पे क्या क्या करना है, डाटा मेंटेन करना है, और इन्फॉर्मेशन जो भी आई है उसके रिगार्डिंग उन्होंने ऑब्लिगेशन लगाई हुई है कि भाई आपको साथ साथ क्या करना पड़ेगा, वो जो डाटा आपके पास आया है उसको प्रॉपर वे से आपको कॉन्फिडेंशियल आपको रखना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, दैट्स अ पॉइंट। यहाँ पे ठीक है, तो ये सब डाटा हमने मेंटेन कर लिया। यहाँ पे 11A में हमने क्या किया था, वेरिफिकेशन कराई थी। 12 में हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएट्स को कहा कि भाई आपको ये पूरा डाटा मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियल आपको रखना है। ये ऑब्लिगेशन उनको, बाद की ऑब्लिगेशन उनको दी गई है। ठीक है, यहाँ पे तो पढ़ते बच्चों इसमें नोट्स में देखो क्या लिखा गया है। सेक्शन 12 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखो पढ़ते जी, सेक्शन 12 प्रोवाइड्स फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी, financial institutions and the intermediaries that the reporting entity to maintain the records of the all transactions। जिसमें जो फर्स्ट वन लिया गया द मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स। और देखो मेंटेनेंस रिकॉर्ड में जो क्या लिखा गया, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सेल नंबर 1 मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे तो वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे करेंगे इंक्लूडिंग बी पॉइंट जो लिखा गया ना, ट्रांजेक्शन जो कवर्ड है अंडर द क्लोज बी इन सच मैनर रिकंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस। दूसरा बच्चा यहाँ पे, और साथ में इन्फॉर्मेशन किसको फर्निश करेंगे, डायरेक्टर को फर्निश करेंगे विद इन द सच टाइम एज ही प्रेस्क्राइब। कौन सी इन्फॉर्मेशन बच्चों, जो रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन है, चाहे वो अटेम्प्टेड है चाहे वो एग्जीक्यूटेड है, नेचर एंड द वैल्यू विच में प्रेस्क्राइब। बच्चों वैसे बताता हूँ, प्रेस्क्राइब ना यहाँ पे हर एक क्लाइंट की नहीं जाती है। मान लो अगर कोई बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहा है, जैसे सपोज 5 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट करवा रहे हो, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे डिटेल जा सकते हैं, भी आपके पास इतना कैश कहाँ से आया है ना। तो वो सारी डिटेल जनरली कहाँ पे दी जाती है, डायरेक्टर को दी जाती है। या फिर कोई और ट्रांजेक्शन जिसमें शक है, चाहे है छोटी सी ट्रांजेक्शन लेकिन शक है, मान लो वो हर 2 दिन में 40-50 हज़ार रुपये जमा कराता है, तो उसके रिगार्डिंग जो हमें डिटेल जा सकते हैं, दैट्स अ पॉइंट। तो वहाँ पे उसकी डिटेल दे सकते हैं। सी पॉइंट बच्चों क्या कहा गया, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट एंड द बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज। पहले तो बच्चों क्या दे दिया हमने, आइडेंटिटी का एविडेंस दे दिया। दूसरा किस का दे दिया है, अकाउंट फाइल्स का दे दिया। तीसरा बच्चों किस का दे रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का दे रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड टू द क्लाइंट्स। आगे बच्चों क्या बताया गया था इसके बाद, कॉन्फिडेंशियल जो भी डाटा यहाँ पे दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन मेंटेन। दूसरी ड्यूटी क्या थी, इन्फॉर्मेशन मेंटेन, फर्निश और द जो वेरीफाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो दैट्स मीन देखो आगे बच्चों एक वर्ड लिखा गया, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड अंडर एनी लॉ। अगर किसी लॉ में रिक्वायरमेंट भी तो अलग बात है, अदरवाइज शेल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, उसको कॉन्फिडेंशियल वहां पे रखना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, यहाँ पे तो शेल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पे आगे है तो बच्चों यहाँ पे कितने टाइम के लिए डाटा मेंटेन करना है। तो बच्चों जो फर्स्ट वन आपको बताया गया था, दैट्स कॉल्ड द रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, कि जब उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसके बाद 5 साल तक डाटा मेंटेन आपको करना पड़ेगा। आगे बच्चों सीजी किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को किसी ऑब्लिगेशन चाहे तो वो एग्जेम्प्ट कर सकता है, कि उनको कह सकता है भी तुम ही देखो, आगे सपोज कह सकता है ये डाटा आपको डायरेक्टर को भेजने की जरूरत नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकता है, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे अब जो डायरेक्टर क्या करेगा, ये बच्चों 11-12A जो दिया गया है ना, ये मैं डायरेक्ट आपको पहले नहीं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो पहले में आप करेंगे बच्चों यहाँ पे 12AA हम यहाँ पे करेंगे जो आपको बताया गया, फिर इसके बाद 12A आपको पढ़ना है। तो बच्चों करने का तरीका यहाँ पे याद रखना कि पहले आपको 12 पढ़ना है, फिर देन 12AA पढ़ना है, देन 12A आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो जी पढ़ते हैं। यहाँ पे 12AA में यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसमें किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। बच्चों देखो 11A आपने पढ़ा जहाँ पे क्लाइंट के रिगार्डिंग हम वेरिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, आपने इसके बाद 12 पढ़ा जहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशन दी गई थी। अब जो इसका 12AA हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे ना वो क्लाइंट को कह रहा है कि भाई आपको ना कुछ, अगर कोई ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो उससे पहले आपको कुछ कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो आपको बताया गया। तो यहाँ पर
तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, 11A में, 12 में, 12AA में, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो चलो आओ जी यहाँ पर सेक्शन नंबर 12AA पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 12AA का बच्चों जो हेडिंग है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, कंडीशन बिफोर कमेंस ट्रांजेक्शन, कमेंस ट्रांजेक्शन बाय क्लाइंट। जब क्लाइंट बच्चों रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करने वाला है, मान लो कोई बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है लेकिन अब वहां पे वो कोई गुड्स खरीदने वाला है तो वहां से उसके पैसे का लेन देन ज्यादा होगा, दैट्स मीन तो बच्चों वहां पे वो ट्रांजेक्शन करना चाहता है, तो उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे कंडीशन बता दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो बच्चों फिर वहां पे क्या होगा, फिर वो उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउड नहीं करेगा। दैट्स पॉइंट जो आपको यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो जी आप देखते हैं हमें किस चीज की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सिंपल थिंग है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो क्या कर रही है बच्चों, यहाँ पर वो क्लाइंट पर कुछ कंडीशन लगा रही है कि भाई आप ना अगर ये कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, क्लाइंट को वहां पे कहा जा रहा है कि आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो कुछ कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये कब करनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड प्रायर टू द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से पहले करना है ना कि बाद में। और अगर पहले नहीं किया आपने सेटिस्फाई तो फिर उसके बाद आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे जो उन्होंने यहाँ पे कहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो कौन क्या क्या बच्चों यहाँ पे करना है, और ये चेक करने की ड्यूटी किसकी है कि क्या उसने कंडीशन सेटिस्फाई की नहीं की है। तो बच्चों ये भी ड्यूटी रिपोर्टिंग एंटिटी की है, उसकी ड्यूटी बनती है चेक करने की क्या क्लाइंट ने डिटेल कंडीशंस फॉलो की है या नहीं की है। और वैसे बच्चों कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल थिंग है कि भाई क्या उसने अपना जो आईडी है जो उसका वेरिफिकेशन हुआ था क्या वो पूरा कंप्लीट हो चुका नहीं हो चुका है। हो सकता है उसने कहा था जी अभी सर ये डॉक्यूमेंट ले लो मैं, बट आपका जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट का वो दे दूंगा बाद में। बैंक कहता है चलो ठीक है जी दे देना, अकाउंट ओपन कर दिया। अब क्या उसको ट्रांजेक्शन करने दे तो बैंक कहेगा देखो जी अकाउंट तो ओपन कर दिया लेकिन ट्रांजेक्शन आप तभी कर पाओगे जब आप ये डाटा पूरा कंप्लीट करोगे यहाँ पे। तो इस तरह की कंडीशन बच्चों क्लाइंट के ऊपर लगा रखे। तो बच्चों यहाँ पे देखो पहली ड्यूटी यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या बनती है, रिपोर्टिंग एंटिटी बच्चों यहाँ पे चेक करेगी क्या क्लाइंट का डाटा पूरा वेरीफाई हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो दैट्स कॉल्ड, तो यहाँ पर वेरीफाई, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी क्या ये क्लाइंट का पूरा डाटा सही से वेरीफाई हो चुका है या नहीं हुआ है। तो बच्चों वहां पे चेक किया जाएगा और वो कैसे करेगा आपको याद होगा, बाय ऑथेंटिकेशन, बाय ऑथेंटिकेशन अंडर, वही याद होगा बच्चों आधार जो नंबर था आपका क्या था, TDF-SBS एक्ट 2016। सोचो एग्जाम में TDF-SBS लिख के मत आ जाना, यहाँ पे पूरा आपको लिखना है टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल, ये पूरा लिखना है। तो बच्चों पहली चीज तो ये चेक की जाएगी वहां पे कि भाई क्या उसका डाटा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है नहीं हो चुका है। सेकंड बच्चों यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि कुछ एडिशनल स्टेप लेने की और ये चेक करने की कि भाई साहब इसके पास ये पैसा आता कहाँ से है, ये जो ट्रांसफर करने वाला है इसके लिए सोर्स कहाँ से इसका। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटी को अगर कोई अलग से अगर एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़े सिर्फ ये पता करने के लिए कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, तो बच्चों यहाँ पर वो कर सकता है ऐसा। यहाँ पे तो इनको कहा गया कि यहाँ पर आप 2 स्टेप और ले सकते हो जो एडिशनल में आ सकते हैं आपके। पहला बच्चों यहाँ पे टू एग्जामिन ओनरशिप, कि भाई एक तो ओनरशिप चेक करो यहाँ पे इसके वजह से ओनरशिप कैसे आ रही है, सोर्स क्या है इसका, है ना। एक तो इस चीज को यहाँ पे एग्जामिन करो एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, इसके साथ साथ और क्या चेक किया जाएगा, इंक्लूडिंग सोर्सेस, कि आपके पास ये पैसा आने का सोर्स क्या है। क्लाइंट से पूछा जाएगा ना कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्लाइंट को डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे।
तो बच्चों दैट्स मीन कि यहाँ पर वो क्या वो एडिशनल स्टेप लेंगे कि वहां पे उसकी ओनरशिप के रिगार्डिंग पता करेंगे कि आपके वैसे पैसा आ कहाँ से रहा है, आपके फंड के सोर्सेज क्या है, ओनरशिप कैसे है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो वो सारा वहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है यहाँ पे। एंड साथ में बच्चों यहाँ पे कि जो ट्रांजेक्शन की जा रही है उसके पीछे रीजन क्या है, क्या पर्पज है क्लाइंट का, उसको बच्चों चेक किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रिकॉर्ड पर्पस, ये क्लाइंट ट्रांजेक्शन क्यों कर रहा है, बिहाइंड कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन। तो देख रहे हो यहाँ पे ये, और बच्चों यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन बार बार कह रहा हूँ, ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, अभी बताऊंगा आगे कौन सी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, अभी आगे आएगा डिटेल में। इसका एक मीनिंग प्रॉपर आपको दे रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अभी तो सिंपल याद रखना बच्चों यहाँ पे कि उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, द पर्पज देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे किस पर्पज के लिए यहाँ पर वो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ट्रांजेक्शन करने से पहले ये सारी चीजें वहां पे चेक की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा, ओनरशिप चेक की जाएगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाएगी, रिकॉर्ड पर्पस चेक किया जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन कर क्यों रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे करने के पीछे रीजन क्या है, करना क्या चाहता है ये। मान लो उसके पैसे उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए वो निकालना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी चेक करेगी ये करेगा क्या। ठीक है, यहाँ पे या फिर डिपॉजिट कराता है तो इसके पास पैसा कहाँ से आया, किस पर्पज के लिए पैसा डिपॉजिट करवा रही है, तो दैट्स मीन सारा वहां पे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। दैट्स द पॉइंट बच्चों यहाँ पे। और बच्चों अगर क्लाइंट से उसने डिटेल मांगी, अगर ये तीनों डिटेल की अगर रिगार्डिंग बात करते हैं तो वैसे बच्चों डिटेल कहाँ से मिलेगी, क्लाइंट से मिलेगी। और बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर क्लाइंट ने डिटेल देने से मना कर दिया या फेल हो गया, दिया नहीं, तो क्या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी उसको अलाउड कर देगी कि ठीक है जी आप ट्रांजेक्शन कर लो, जी नहीं, वहां पे उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, ट्रांजेक्शन के लिए हम उसको अलाउड वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे इफ क्लाइंट फेल्स टू गिव डिटेल, अगर क्लाइंट बच्चों फेल हो गया, डिटेल नहीं दे पाया, ठीक है, तो उस केस में बच्चों जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग एंटिटी सेल नोट अलाउ, सब बोल देगा यहाँ पे सेल नोट अलाउ द ट्रांजेक्शन। फिर क्यों अलाउड करेंगे बच्चों यहाँ पे ट्रांजेक्शन, कि भाई आपने जो डाटा दिया ही नहीं पूरा, आपने से जो डिटेल आपने मांगी थी वो डिटेल आपने दी नहीं है, तो फिर हम आपको अलाउड क्यों करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो साफ साफ उसने बता दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज योर पॉइंट, जो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कहा गया कि इसमें कैसे क्या क्या चीज आपकी होंगे। ठीक है यहाँ पे, तो ये तो बच्चों जनरल चीजें थी कि भाई आपको रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या ड्यूटी बनती है, कि जब भी कोई भी क्लाइंट ट्रांजेक्शन करेगा तो वो जनरली यहाँ पे क्या क्या करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे अभी काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है 12AA का, साथ में यहाँ पे मैं 2 नोट और आपको बताता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे और चेक करते हैं यहाँ पे कि वो और कौन कौन सा डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी। तो मैंने क्या कहा बच्चों अभी तो कि भाई सिंपल थिंग है, भाई वेरिफिकेशन हुई नहीं हुई है, बाकी चीज चेक कर ली, लेकिन साथ में बच्चों अगर किसी ट्रांजेक्शन पे रिपोर्टिंग एंटिटी को अगर शक है कि भाई ये ट्रांजेक्शन गलत कर रहे हैं, सस्पिशियस नेचर की है, तो वहां भी बच्चों अगर वो चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, उसको वहां पे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे सिंपल पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, पॉइंट नंबर 1 ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, रिपोर्टिंग एंटिटी है, और जो सेकंड जो क्लाइंट है, ठीक है यहाँ पे, तो क्लाइंट क्या कर रहा है बच्चों, ट्रांजेक्शन कर रहा है, हो सकता है बच्चों एक तो छोटी ट्रांजेक्शन कर रहा है या फिर सीरीज ऑफ द ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब डेली आता है 10-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट करके जाता है, बैंक भी सोच रहे हैं भी इसका ये क्या मतलब है। ठीक है, इतना पैसा इसके पास आ कहाँ से रहा है, भाई ये तो लग नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा अमीर पर्सन होगा, इसका डेली के 10,000 रुपये है। तो दैट्स मीन तो बच्चों रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या हुआ कि जो ट्रांजेक्शन कर रहा था ना, इस पे शक हो गया है। ठीक है, सस्पिशियस नेचर की लग रही है उसको कि भाई इसके पास मुझे नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मुझे पता करना चाहिए। ठीक है, सस्पिशियस नेचर की हो गया है, या फिर उसको लगता है, रिपोर्टिंग एंटिटी को लगता है कि लाइकली टू इन्वॉल्व द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, कि पैसा मुझे लग रहा है कि वहां से आ रहा है, लाइकली टू इन्वॉल्व द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, जो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों इस केस में ना अगर ऐसा कुछ होता है तो देखो साथ यहाँ पे क्या कह दिया गया कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी क्या कर देगी, जो चीज पहले चेक कर रही थी ना,
मतलब नॉर्मली से तो चेकिंग कर रही थी, आपने इस मॉनिटरिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, भी आप ये भी दो, आप ये डॉक्यूमेंट भी दिखाओ, अच्छा ये पता करो, ठीक है। तो उस चीज़ को बच्चों इंक्रीज कर दिया जाएगा, सेल इंक्रीज। तो बच्चों बैंक रिपोर्टिंग एंट्री क्या इंक्रीज करेगी, तो बच्चों दो चीज़ें वहाँ पे इंक्रीज कर देगी। पहली चीज़ बच्चों यहाँ पे इंक्रीज कर देगी फ्यूचर मॉनिटरिंग। अब उस पर्सन में पूरा ध्यान रखा जाएगा जब भी वो पैसा यहाँ पे जमा करवाएगा। फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट। तो जब भी उसका जो ट्रांजेक्शन होगी ना आगे, तो वहां पर वो हर ट्रांजेक्शन पर वो उसको चेक करेंगे। एंड नंबर 2 बच्चों यहाँ पे पूरी छानबीन करेंगे, दैट्स कॉल्ड द ग्रेटर स्क्रूटनी। आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा था, वो पूरा छानबीन वहां पे किया जाएगा, दैट्स अ पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर दिस इज नोट नंबर 1। तो ये सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, सस्पिशियस नेचर की बात कर रहे हैं, कि अगर कुछ को जब भी शक होगा तो वहां पर वो चीजें चेक कर सकता है कि भाई ये पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो जितनी वो मतलब अगर उसको सस्पिशियस आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, जितनी वो अपनी जैसे इन्वेस्टिगेशन करा तो वो तो करेगा एक्स्ट्रा चीजें, और यहाँ पे वो इंक्लूड कर देगा कि भी इंक्रीज कर देगा कि भाई आगे से हम ये चीजें भी वहां पर करेंगे। दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे, अब जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस 12A जो यहाँ पे दिया गया ना, ये इसी पॉइंट को भी डिपेंड है। याद है ना, जहाँ ट्रांजेक्शन करेगा तो चेक करेंगे, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये किस स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, तो उसकी भी एक डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर आपको दी गई है। कहने के बच्चों यहाँ पे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन लिख दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें सब कुछ डाल दिया गया कि ट्रांजेक्शन में सब कुछ, पैसा डिपॉजिट करा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, सब कुछ डाल दिया गया। कहने को डेफिनेशन भी दे दी यहाँ पर जी, है ना। ऐसा भी करते हैं इंस्टीट्यूट वाले नहीं, सॉरी एक्ट वाले, गवर्नमेंट वाले, है ना। तो चलो चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज आपकी ली गई। तो उन्होंने कहा बच्चों यहाँ पे कि कोई भी आप विड्रॉल करते हो, आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, या फिर कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, कैश पढ़ लेना बच्चों यहाँ पे, कैश, ठीक है जी। यहाँ पे आप कहोगे सर इतने सारे क्लाइंट डेली पता नहीं कितना कैश जमा होता है, बच्चों सारी चीजें नहीं यहाँ पे ली गई, उन्होंने एक लिमिट डिसाइड की गई है, एक्सीड लिमिट। आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, वैसे बता देता हूँ, ये ज्यादा लिमिट 5 लाख की चेक की जाती है, ठीक है। एक पर्सन अगर लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग उसको अलाउड तभी कहा जाता है कि भाई जब उसको, हाँ जी, सारी डिटेल उसकी कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चों यहाँ पे, अगर कोई पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहा है, किस चीज में ट्रांजेक्शन कर रहा है बच्चों यहाँ पे, वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर रहा है, और वो भी लिमिट से एक्सीड, तक जाएगा नहीं जाएगा, कि भी इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है इसका, इतना पैसा कैसे कमा सकता है ये पर्सन, है ना। तो तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया, ट्रांजेक्शन इन हाई वैल्यू इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट करवा रहे हैं लेकिन हाई वैल्यू, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, या फिर रिमिटेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां भी वो वेरीफाई कर सकता है कि इतना पैसा इसके पास आ कहां से रहा है, रिपोर्टिंग एंटिटी वहां पे चेक कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे, कोई और ट्रांजेक्शन जहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी को लगता है कि भाई इस वाली ट्रांजेक्शन में हाई रिस्क है, या फिर उसको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, या फिर कोई हमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग लग रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हमें वहां पे लग रही है। तो दैट्स अ पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे कवर किया गया कि स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कि बच्चों एनी विड्रॉल डिपॉजिट जो कैश किया गया एक्सीड द लिमिट, ट्रांजेक्शन द हाई वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज में किया गया, या फिर बहुत हाई वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हो, रिमिटेंस आ रहा है आपके पास, या फिर कोई और ट्रांजेक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिगार्डिंग आप कर रहे हो, तो बच्चों उसको यहाँ पे क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। किस तरह की ट्रांजेक्शन आप करते हो तो ही वहां पे मॉनिटर वहां पे सब कुछ किया जाएगा,
सस्पिशियस है तो वहाँ पे रिस्क इंक्रीज कर दिया जाएगा, और वहाँ पे सारी चीज़ चेक की जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देख रहे हो बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, सेक्शन 11A करवा दिया है, 12 करवा दिया है, 12AA आपको करवा दिया है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट की रिगार्डिंग था, पहले वेरीफाई करो, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखो, और उसको अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो सब बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों हमारे यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 12AA भी कंप्लीट हो गया है। आओ बच्चों पढ़ते हैं, फिर 12A पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया जी एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सेल prior to the commencement of each specified transactions, prior to the commencement of each specified transactions, verify the identity of the clients, verify the identity of the clients undertaking such specified transactions by the authentication under the Aadhaar Targeted Delivery of the Financial and the Other Subsidies Benefits and the Services Act 2016 in such manner and subject to the such condition as may prescribe। ठीक है, और दोस्तों आपके लिखा गया वही सेम थिंग, अगर उसका आधार कार्ड नहीं था तो एनी अदर प्रोसेस और मोड, ये तो आप पढ़ ही चुके थे। ठीक है, यहाँ पे किसी और तरीके से होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, यहाँ पे टेक एडिशनल स्टेप, इस चीज को बच्चों यहाँ पे एग्जामिन करना था, याद है, ओनरशिप को एंड द फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ द फंड्स ऑफ द क्लाइंट इन सच मैनर एज में प्रेस्क्राइब, इसको चेक किया जाएगा। तीसरा पॉइंट था बच्चों यहाँ पे कि एडिशनल स्टेप चेक किया जाएगा टू रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड द ट्रांजेक्शन, क्या पर्पज है इस ट्रांजेक्शन के साथ, पार्टी का क्या रिलेशन है, एंड ऑल थिंग, वो सारा कुछ वहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे चेक की जाती हैं, और अगर क्लाइंट ने ये सब सेक्शन 1 की डिटेल अगर नहीं दी, कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो रिपोर्टिंग एंटिटी शेल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन टू बी द कैरिड आउट। तो बच्चों स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं करेंगे, और वो क्या है वो हम आगे पढ़ चुके हैं। आगे बच्चों इसके बाद नोट मैंने आपको बताया था, 2 नोट हमने पढ़े थे ना, कि स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस या सीरीज ऑफ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस, ठीक है, सस्पिशियस नेचर की लग रही है या फिर लाइकली टू इन्वॉल्व द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम लग रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रही थी रिपोर्टिंग एंटिटी, सेल इंक्रीज, क्या क्या इंक्रीज कर देंगे, फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इन सच ए मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, तो ग्रेटर सिक्योरिटी वहां पे कर दी जाएगी। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो एक एक वर्ड बच्चों मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे, एग्जाम के पर्पस के लिए आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, वो पढ़ के जा सकते हो। एंड बच्चों जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे की जा रही ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम थिंग लिखा गया, डाटा कब तक मेंटेन करना है, फ्रॉम द 5 ईयर्स तक मेंटेन करना है, ये तो आपका सेम ही रहेगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं 12 में। ठीक है, और इसका बच्चों यहाँ पे देन फॉरेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है वो उसने यहाँ पे बता दिया है। तो बच्चों क्या पढ़ा हमने स्पेसिफाइड का मतलब, एनी विड्रॉल और द डिपॉजिट इन द कैश एक्सीडिंग द सच अमाउंट, any transaction in the foreign exchange exceeding the such amount, any transaction in the any high value imports or the remittance and other transactions in the interest of the revenue, या फिर there is the high risk money laundering terrorist financing as may prescribed, अगर वो लगता है तो उस चीज के रिगार्डिंग वहां पे ये सारी चीजें वहां पे चेक की जा सकती है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, इजी पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये चीज याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगला सेक्शन इसी चीज के ऊपर डिपेंड है कि मैंने आपको सेक्शन नंबर 11A करवा दिया है, 12 करवा दिया है, 12AA करवा दिया है, क्योंकि सेक्शन 12A बच्चों जो भी इसके बाद होने वाला है ना, जिससे पहले आपको दिया गया था 12AA से पहले, ये इसी पॉइंट्स पर आपका डिपेंड है, तीनों पॉइंट पे आपका डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट पे आपका डिपेंड है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे तो नेक्स्ट सेक्शन हम करते हैं बच्चों यहाँ पे सेक्शन नंबर 12A कि 12A में बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है उस चीज के रिगार्डिंग आपको बता रहे हैं। तो बच्चों ये सेक्शन थोड़ा सा याद रखना कि किस पैटर्न में हम कर रहे हैं। ठीक है, 11 करना है, देन 12 करना है, देन 12AA करना है, और देन आपको बच्चों 12A करना है वहां पे। ठीक है, और बच्चों 12A में यहाँ पे इसका जो हेडिंग दिया गया दैट इज द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। और बच्चों एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन में उसने यहाँ पे कहा कि जो डायरेक्टर है वो रिपोर्टिंग एंटिटी से कह सकता है जी मुझे डाटा दो, किसी भी क्लाइंट के रिगार्डिंग वो डाटा अगर मांगता है तो देना पड़ेगा जी। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, वो यहाँ पे किसको ऑर्डर देगा, रिपोर्टिंग एंटिटी को डायरेक्टर ऑर्डर देगा कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लाइंट का डाटा चाहिए, तो वहाँ पे देना पड़ेगा। दैट्स अ पॉइंट। तो आप देखो क्या लिखा गया, डायरेक्टर नंबर 1, तो यहाँ पे डायरेक्टर पॉइंट नंबर 1 ले रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्टर अगर चाहे तो बच्चों यहाँ पे मे कॉल इंफॉर्मेशन
कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चों हमें मांगी जा रही है कि जो किस में आती थी, अंडर सेक्शन 11A में आती थी, 12 में आती थी, 12AA में आती थी। इसलिए बच्चों मैंने कहा ना ये तीनों सेक्शन पहले करने जरूरी थे आपके। तो उन्होंने कहा बच्चों यहाँ पे तीनों सेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी से कह सकता है, सॉरी डायरेक्टर कह सकता है कि भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, तो उसको वहाँ पे चेक किया जा सकता है, दैट्स अ पॉइंट। और बच्चों अगर ये मांगा गया है तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी, स्टेप नंबर 2, सेल फर्नेस सच इंफॉर्मेशन विद इन सच टाइम। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है एक टाइम में, जितने टाइम में मांगी गई है उतने टाइम में देनी पड़ेगी, इट्स कंपल्सरी। और बच्चों याद रखना बस एक चीज आपको सबको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। वो कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए कि ये डाटा उसको दिया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे तो बस यही था बच्चों सेक्शन 12A में 3 पॉइंट यहाँ बताए गए हैं कि भाई डायरेक्टर कोई भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, और नंबर 2 बच्चों यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी को डाटा फर्निश करना पड़ेगा। एंड तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सेल बी कॉन्फिडेंशियल, तो वो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे आपकी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे चलो बच्चों आप पढ़ते इसमें देखो क्या लिखा गया कि दिस सेक्शन एम्पावर्स द डायरेक्टर, this section empowers the director to call for any of the above records and for any additional information as he consider necessary from any reporting entity। ठीक है, यहाँ पे तो फॉर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज ही कंसीडर नेसेसरी फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी, वहां पे उसको चेक किया जा सकता है। आगे यहाँ पे एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी सेल फर्निश टू द डायरेक्टर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद सच टाइम एंड द मैनर, जैसे कहा गया उसी तरीके से देना पड़ेगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना बाय द डायरेक्टर सेल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, जो भी डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना बच्चों वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो प्रॉपर बेस वहाँ पे वैलिड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियली वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सीक्रेट रखना है कि भाई किसी को बताना नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो बस ये था जी आपका सेक्शन नंबर 12A। एक बच्चों रिपोर्टिंग एंटिटी देखो यहाँ पे एक पूरा पॉइंट आप मान के चलो, आप इस वाले इसमें जो आप कर रहे हो वो रिपोर्टिंग एंटिटी के रिगार्डिंग आप पढ़ रहे हो बच्चों यहाँ पे। और बच्चों रिपोर्टिंग एंटिटी के रिगार्डिंग ये आपके 3-4 सेक्शन आपको दिए जाते हैं, 11A दिया जाता है, 12 दिया जाता है, 12A दिया जाता है, 12AA दिया जाता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो अब इसका बच्चों यहाँ पे एक सेक्शन और इसका रहता है जो रिपोर्टिंग एंटिटी के रिगार्डिंग बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ द डायरेक्टर टू इम्पोज द फाइन। मतलब ये बच्चों अल्टीमेटली ये आपका वही इसी से रिगार्डिंग है जो आप पढ़ते आ रहे हो, पावर ऑफ द डायरेक्टर टू इम्पोज द फाइन। तो वो किस चीज पे लगाना चाहता है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी फाइन लगाना चाहता है अगर वो डिटेल नहीं देते हैं, और साथ साथ उसकी पावर की बात भी करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या पावर यहाँ पर दी गई। और बच्चों देखो इसके बाद तो फिर नया टॉपिक यहाँ पे आएगा एपुलेट ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो जी आ जाओ, तो सेक्शन नंबर 13 बच्चों यहाँ पे करते हैं कि 13 में किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे कैसी कैसी पावर डायरेक्टर अपने पास रखता है रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी को किस किस चीज का और ऑर्डर वो दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सेक्शन किस लेवल पे किस तरीके से हम इसको पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आ रहा है सेक्शन नंबर 13। और बच्चों सेक्शन नंबर 13 जो आपको दिया गया है दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। पावर ऑफ द डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, की फाइन कैसे वहां पे लगाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ना दो तरह की पावर डायरेक्टर को बताई गई है, वो दो तरह की पावर यहाँ पे यूज कर सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी पावर बच्चों यहाँ पे यूज कर सकता है, ध्यान से देखना इसमें क्या क्या पावर यहाँ पे बताई गई है। तो बच्चों पहली पावर है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भी यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी में जाके इंक्वायरी करते हैं कि क्या वो सारा डाटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ऑर्डर टू मेक एन इंक्वायरी। और बच्चों जो इंक्वायरी है जो डायरेक्टर यहाँ पे अपनी पावर यूज कर रहे हैं या तो खुद भी कर सकता है ऑन शो मोटो, याद होगा बच्चों यहाँ पे ऑन इट्स ऑन मोशन जिसको लिया जाता था, अपनी मर्जी से भी वहां पे चेक कर सकता है। या फिर अगर मान लो किसी ने एप्लीकेशन दी है कि सर यहाँ पे ना चीज चेक होनी चाहिए, तो भी वहां पे इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जा सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी में। ऑन एप्लीकेशन
मेड बाय, या तो किसी रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर एप्लीकेशन दी है, ठीक है जी, यहाँ पे किसी रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, या फिर किसी ऑफिसर ने एप्लीकेशन दी है, या किसी और पर्सन ने अथॉरिटी दी है, सॉरी एप्लीकेशन दी है। तो जो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे पहली जो पावर वो यहाँ पे यूज कर सकता है कि दैट्स कॉल, कि वहाँ पे इंक्वायरी का ऑर्डर वहाँ पे दे सकता है, ठीक है। सेकंड बच्चों यहाँ पे और क्या चीज कर सकता है, उनको कह सकता है चलो जी ऑडिट करवाओ, ऐसे तो ऑडिट होगा लेकिन और भी ऑडिट करने के लिए उनको ये कहा जाएगा कि भाई ऑडिट आप करवाओगे, अपना सारा रिकॉर्ड ऑडिट करवाओ, किसी प्रोफेशनल से ऑडिट करवाओ। और ये बच्चों रिपोर्टिंग एंटिटी फिर क्या करेगी, जैसे ऑर्डर आया तो उसको किसी सीए से, ठीक है, वहाँ पे एक ऑडिट करवानी पड़ेगी, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सारा डाटा मेंटेन है या नहीं है। तो मतलब सेकंड थिंग मुझे यहाँ पे कि डायरेक्टर दूसरा ऑर्डर किसी का दे सकता है, ऑडिट करवाने का, रिकॉर्ड का कह सकता है कि आपको यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी का आपको पूरी ऑडिट करवानी पड़ेगी, रिकॉर्ड ऑडिट का आप करवाओ यहाँ पे। और ये कब लगेगा बच्चों यहाँ पे, इफ ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर का ओपिनियन है कि इट इज नेसेसरी, कि यहाँ पे ऑडिट होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी टू द ऑडिट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ही मे डायरेक्ट कंसर्न, जिस रिपोर्टिंग एंटिटी की बात की जा रही है उसकी बात करें यहाँ पे, तो वो उसको डायरेक्ट कह सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी को टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, कि अपने अकाउंट आप ऑडिट करके दो। तो ही में डायरेक्ट कंसर्न द रिपोर्टिंग एंटिटी टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अब बच्चों खाली इससे काम नहीं चलेगा, इसके बाद एक चीज और बताई गई है कि अच्छा जी ऑडिट कर ली, इंक्वायरी कर ली, अब मान लो जी यहाँ पे कुछ गलती निकली तो रिपोर्टिंग एंटिटी ने सारा डाटा सही से मेंटेन नहीं किया होगा तो, क्लियर। तो चलो जी अब उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, उसमें क्या होगा, यहाँ पे दो तरह की ऑडिट तो बता दी गई, भाई ऑडिट करे, ऑडिट का ऑर्डर आ सकता है या फिर इंक्वायरी का ऑर्डर आ सकता है। इसके बाद क्या होगा उस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। चाहे तो चाहे मैंने कहा कि जब ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर डायरेक्टर को लगा क्या लगा उसको कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है या फिर इस रिपोर्टिंग एंटिटी के डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, बच्चों यहाँ पे मैं डेजिग्नेटेड क्यों लिख रहा हूँ, अगर खाली डायरेक्टर लिखता ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि मैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ या फिर इनके डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको वर्ड क्या दूंगा, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, मतलब अल्टीमेटली किसके डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, रिपोर्टिंग एंटिटी के डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, या फिर बच्चों यहाँ पर एनी एम्प्लॉय, इनको जो कहा गया था ये अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाए, पता चला जी ये साफ साफ। अब गुस्सा आएगा, डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा है अब कि भाई तुमने जो, तुम्हें जो ऑब्लिगेशन दी गई थी तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर फाइन लगाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे जब इंक्वायरी की गई या ऑडिट की गई तो पता चला, ठीक है, कि भाई जो उस कंपनी जो रिपोर्टिंग एंटिटी थी या उसके डायरेक्टर थे या फिर एम्प्लॉय था वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे क्या ऑर्डर देगा, ये जो डायरेक्टर बच्चों यहाँ पे अब इसका ऑर्डर आएगा कि चलो जी पेनल्टी के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ बच्चों क्या क्या ऑर्डर वो दे सकता है, तो टोटल बच्चों यहाँ पे 4 तरह के ऑर्डर वो दे सकता है, 4 टाइप्स के ऑर्डर वहां पर दिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कौन कौन से बच्चे यहाँ पे, या तो सिर्फ उनको वार्निंग दे दी जाएगी कि सारी चीजें ठीक कर लो नहीं तो जेल में जाओगे, नहीं तो फाइन लगेगा, नहीं तो ये नहीं तो वो, कुछ भी वार्निंग बच्चों यहाँ पे हो सकती है, इशू द वार्निंग इन द राइटिंग, रिटर्न में बच्चों यहाँ पे वार्निंग उनको दी जा सकती है, ठीक है। मतलब सिंपल केस में जो यहाँ पे वार्निंग देकर उनको छोड़ा जा सकता है, या फिर बच्चों हो सकता है कि उनको कहा जाएगा कि अपनी एक कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि तुम्हें इस तरीके से काम करना पड़ेगा और उन्हें कहा जाएगा चुपचाप ये इंस्ट्रक्शन जो दे रहा हूं ना चुपचाप ये फॉलो करो।
तो दैट्स मीन, तो इस तरीके से वहां पे कहा जा सकता है कि डायरेक्ट टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। कि तुम्हें ये ट्रांजेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी डायरेक्ट टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, ठीक है यहाँ पे। या फिर बच्चों उन्हें बार बार कहा जाएगा कि तुम ना हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, मतलब एक टाइम पीरियड वहां पे बता दिया जाएगा, या फिर एवरी 15 डेज तुमने क्या क्या काम किया, क्या कर रहे हो, पूरी रिपोर्ट डायरेक्ट आप मुझे दिया करोगे। इस तरह की इंस्ट्रक्शन वहां पे आ सकती है कि डायरेक्ट टू सेंड रिपोर्ट्स एट इंटरवल्स। तो ये इंटरवल जो भी बताया जाएगा एज प्रिस्क्राइब, ठीक है यहाँ पे। तो ये ऑर्डर उनको दिया जा सकता है कि भी आपको डायरेक्ट टू सेंड द रिपोर्ट्स। या फिर बच्चों यहाँ पे और पेनल्टी लगाई जा सकती है कि अगर बहुत, ये बच्चों डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों डिपेंड करेगा, पेनल्टी भी वहां पे लगाई जा सकती है। और पेनल्टी बच्चों कितनी लगाई जाएगी यहाँ पे, मिनिमम 10,000 रुपये की लगाई जाएगी। ये किसके ऊपर लगा रहे हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी पर। मैक्सिमम 1 लाख रुपए की। कह रहे हो सर 1 लाख रुपए क्या है बच्चों, भी आगे वर्ड आएगा फॉर ईच फेलियर। जितनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की होगी ना, तो सबके लिए ईच है। 10 चीजें फॉलो नहीं किया तो 1 लाख रुपीज इंटू 10, ठीक है। 20 चीजें फॉलो नहीं किया तो 1 लाख इंटू 20। दैट्स पॉइंट, तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे डायरेक्टर कोई भी पेनल्टी अगर लगाना चाहे तो वहाँ पे लगा सकता है, ठीक है यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉइंट, यहाँ पर ये इस तरह का ऑर्डर यहाँ पर पास कर सकता है। और दैट्स योर पॉइंट जो बच्चों आपको यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर दी गई है। देन बच्चों यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों इसमें कि किस तरीके से कैसे वर्क यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। चलो आप बच्चों पढ़ते हैं इसमें नोट्स में। सेक्शन 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और बच्चों 13 के साथ मेरा यहाँ पे बैंकिंग जो रिपोर्टिंग एंटिटी के रिगार्डिंग पॉइंट था वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो उसमें जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो क्या क्या चीज बताई है बच्चों यहाँ पे अपने आपको कि ऑर्डर टू मेक इंक्वायरी द डायरेक्टर में मेक द इंक्वायरी और द कोज इंक्वायरी टू बी मेड इफ नेसेसरी। इसको सही कर लेना बच्चों यहाँ पे, नेसेसरी विद द रिगार्ड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी either on its own motion or on an application by the authority officer or the पर्सन। तो वहां पे ये ऑर्डर की इंक्वायरी वहां पे कर सकता है, दे सकता है वहां पे। दूसरा बच्चों यहाँ पे कि वो ऑडिट के लिए कह सकता है इफ एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी या फिर एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर हिम डायरेक्टर को अगर लगता है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस को देखकर लगता है कि नेसेसरी है कि यहाँ पे ऑडिट होनी चाहिए, ठीक है, तो वी में डायरेक्ट द कंसर्न एंटिटी टू गेट इज रिकॉर्ड ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट फ्रॉम द पैनल ऑफ द अकाउंटेंट मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से किसी न किसी से आपको एक ऑडिट करवानी पड़ेगी। और बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, जो भी एक्सपेंस आएगा ना ऑडिट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे उसका खर्चा बियर करेगी। और अगर कुछ पता चला जी नॉन कंप्लायंस था तो उस चीज के रिगार्डिंग में देखो क्या बताया गया, क्या क्या ऑर्डर आ सकते हैं। इफ द डायरेक्टर ड्यूरिंग द इंक्वायरी फाइंड्स दैट कि रिपोर्टिंग एंटिटी और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज fail to comply with the obligation under this chapter तो he may issue a warning, या तो वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड और एनी एम्प्लॉय टू कंप्लाई विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, या फिर डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर किस चीज के लिए बच्चों पे टू सेंड रिपोर्ट एट सच इंटरवल्स, ठीक है। या फिर बाय ऑर्डर बच्चों एक मॉनेटरी पेनल्टी वहां पे लगाई जा सकती है, ठीक है। किस किस पर, सेम थिंग, रिपोर्टिंग एंटिटी पर, डायरेक्टर पर, एम्प्लॉइज पर। कितनी बच्चों, मिनिमम 10,000 रुपए की, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की फॉर ईच फेलियर, कि जो ईच फेलियर हो रहे हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी वहां पर लगाई जा सकती है। और जो भी बच्चों इस तरह का ऑर्डर आएगा ना वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बैंकिंग एंटिटी को, जो भी है उसको वहां पे दे दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई आपको ये ऑर्डर वहां पर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों इसमें हमने जो भी यहाँ पे किया तो कौन कौन से सेक्शन वाले हो गए यहाँ पे आज, और इसको बच्चों पढ़ने का पैटर्न आप यही रखोगे जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो इसमें आपके कौन कौन सेक्शन मैंने कवर किए, तो बच्चों पहला सेक्शन आपका यहाँ पे कवर हुआ सेक्शन 11A। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने कवर करना है सेक्शन नंबर 12। फिर बच्चों इसके बाद आपको कवर करना है सेक्शन नंबर 12AA। देन बच्चों आपको यहाँ पे कवर करना है सेक्शन नंबर 12A। फिर इसके बाद बच्चों लास्ट में जो आपको सेक्शन यहाँ पे कवर करना है सेक्शन नंबर 13, ठीक है जी। यहाँ पे तो ये बच्चों आपको सेक्शन यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलने हैं, ये सेक्शन आपको यहाँ पे करने हैं।
ठीक है। और ये सारा जो प्रोविजन था आपका बच्चों, ये सिर्फ किस चीज के रिगार्डिंग बात करता था, रिपोर्टिंग एंटिटी के रिगार्डिंग बात करता था कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर दी गई थी, रिपोर्टिंग एंटिटी की। ठीक है यहाँ पे बच्चों, तो अभी बच्चों इतना ही आपको इसमें करना है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये बच्चों चैप्टर जो है ना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ ये टॉपिक वाइज आपका चले। ठीक है यहाँ पे मतलब अब जो बच्चों इसका जो टॉपिक चलेगा ना वो एक मिसलेनियस की तरह काम करेगा। अपने ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट, फॉरेन स्टेट के साथ क्या कॉन्टेक्ट है, क्या पेनल्टी लग सकती है, ठीक है, तो वो सब आपको बच्चों वहाँ पे दिया गया है। तो अभी बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको पहले इतना ही इसके अंदर करना है। ठीक है, तो पहले आपको ये रिपोर्टिंग एंटिटी का अच्छे से करना है। तो हमारा यहाँ पे बच्चों सेक्शन 13 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर ही पूरा कर देंगे। ठीक है, टिल देन बच्चों, बाय बाय।